मुझको प्रेरक कथाएं सुनाना, शुद्ध भोजन सदा आप खाना, देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ। श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। कक्षा में हम लोग ने संतुलित आहार डिटेल में पूरा समझा था, उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। सभी पोषक तत्वों का जो हम सेवन करेंगे, जैसे में सेलेक्टिव नहीं होंगे अपने फूड में कि हम केवल आलू की सब्जी खाते हैं या केवल हम अरहर की दाल ही खाते हैं, तो इससे पौष्टिकता में कमी आएगी। आपको सभी प्रकार के अनाज, है ना, देखिए इसमें देख रहे हैं, सभी प्रकार के अनाज से मतलब है कि केवल गेहूं नहीं, गेहूं में आप मोटा अनाज भी मिलाएंगे, चोकर भी मिलाएंगे। सभी प्रकार की दालें, वो चाहे दालें दली हुई हो या साबुत हो या उनको अंकुरित या रोस्ट करके भी ले सकते हैं। सभी प्रकार की सब्जियां, ये 4-5 बार, 3 बार प्रोटीन के लिए 1 कटोरी अंकुरित, 1 कटोरी राजमा या छोले, लोबिया, जो भी बीन्स होते हैं बीन्स, और 1 कटोरी भर के दाल। 3 बार सर्विंग लेनी प्रोटीन की। मैक्सिमम 2 से 3 साबुत फल, जूसेस को, कटे फल को अवॉइड करेंगे। और 2-3 बार ये 1-2 बार आप ये नट्स से मतलब है जैसे आप सूखा मेवा ले सकते हैं भिगो करके। गर्मियां हैं तो बहुत ज्यादा नट्स की अधिकता मत करिएगा। सीड्स मिला के रख लीजिए, जैसे चिया सीड्स, अलसी के सीड्स, सूरजमुखी के बीज, ये सब 1-8 बार फाकी के रूप में इसे एक बार लेके फाँक लिया ऐसे करके ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने शायद ले लिया था, लेकिन इसको रिवाइज कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मल्टी कलर्ड डाइट अपने फूड में अपने इंक्लूड करनी है। रेनबो डाइट कहते हैं, सतरंगी डाइट का कंसेप्ट। ये सतरंगी डाइट इसलिए नहीं बता रहे कि बहुत सुंदर लग रही है देखने में, इसका फायदा क्या है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। पिछली बार मैंने बताया था आपको कि जब सामान्य क्रियाएं होती हैं शरीर में, जैसे कि डाइजेशन हो रहा है, आपके बच्चे के अंदर कितने सारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, ये बच्चे, आपका ब्लड प्योरीफाई होकर के बच्चे के पास जा रहा है, ये सब क्रियाओं के अंदर कुछ ऐसे तत्व निकलते हैं जिसे हम कहते हैं फ्री ऑक्सीजन रेडिकल। और ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल जो होते हैं आपके हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं अगर इनकी मात्रा कुछ सीमा से ऊपर हो जाए। अगर आपको किसी प्रकार का अत्यधिक तनाव है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है या आपको डायबिटीज है, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है। इसको काउंटर करने के लिए, इसको लड़ने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट लेंगे। और एंटीऑक्सीडेंट आपको 2 तरीके से मिलते हैं, या तो आप भोजन से एंटीऑक्सीडेंट लें या फिर आप एंटीऑक्सीडेंट का सप्लीमेंट लें। आपको एंटीऑक्सीडेंट के कैप्सूल या गोली भी डॉक्टर देते हैं, लेकिन आप भोजन से प्राप्त कर लेंगे तो वो नेचुरल तरीका होगा। इसके लिए आपको बताया गया है कि आप हर रंग के फल सब्जी इंक्लूड करें, और इसमें अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो इससे आपका बॉडी बहुत स्वस्थ रहेगी और बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। अब फिर दूसरा कंसेप्ट हमने आपको बताया था कि बॉडी का जो पीएच है वो अल्कलाइन साइड पर रहता है 7.4। अगर आप बहुत ज्यादा एसिडिक फूड लेंगे, जिसे कहते हैं अम्लीय, मतलब एसिडिक टेंडेंसी है जिन खानों की, वो फूड लेंगे तो आपका पीएच बॉडी का एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक पीएच हो जाएगा तो सेल्स उससे डिजेनरेट करने लगते हैं। उसको कहते हैं कि मतलब आपके सेल्स या कोशिकाएं वो फंक्शन नहीं करेंगी प्रॉपर्ली या डेड हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, ये देखिए पिक्चर में
आप एसिडिक फूड अवॉइड करेंगे, इस पे क्रॉस लगा है, और ये फूड आपको लेना है। क्या इसमें अगेन ताजे फल सब्जी, मोटा अनाज। तो आप क्या खाना नहीं है, आपको ध्यान रखना है, केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, मतलब मैदा से बने पदार्थ, या जिसमें अत्यधिक चीनी है, या बहुत ज्यादा ट्रांस फैट्स हैं, या बहुत अत्यधिक मात्रा में जो कॉफी और चाय लेते हैं, वो नहीं लेना है। 20% तक आप एसिडिक फूड अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। 20% में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हेल्दी भी है, जैसे अखरोट या ब्लूबेरीज। थोड़ी बहुत चाय, 1 कप चाय तो चली जाती है, सुबह या शाम ले लिया आपने। कभी थोड़ा बहुत जंक फूड भी थोड़ा थोड़ा चला गया, तो ये एसिडिक का काम करेगा, बाकी समय आपको ध्यान रखना। अब आपके लिए जो आज की चर्चा का विषय है, वो हम आगे बात करेंगे कि सात्विक और संस्कारित आहार क्या है। आपको बताया गया था 3 शरीर हैं आपके, फिजिकल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है। बच्चे की भी 3 बॉडी डेवलप हो रही है। फिजिकल बॉडी के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप संतुलित आहार ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे तो वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा फैट ले लेंगे तो भी एक्स्ट्रा वेट बढ़ जाएगा। अगर प्रोटीन ही प्रोटीन लेते रहेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है। इसलिए फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है कि आपका आहार संतुलित हो, जिसमें कि 4 भाग कार्बोहाइड्रेट, 4 भाग प्रोटीन, 1 भाग वसा यानी फैट्स, और थोड़े से मात्रा में मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन ये इंक्लूड होना चाहिए। हो गया संतुलित आहार। अब हम आते हैं कि मेंटल बॉडी, मतलब बुद्धि कैसे बढ़ाएंगे बच्चे की, उसके अंदर भी, आपके अंदर भी अच्छे विचार आए, आप शांत रह पाए, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको प्रफुल्लता मतलब खुशी महसूस हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आहार की पोषकता के साथ साथ उसका शुद्ध होना भी आवश्यक है। यहाँ पे गुरुदेव लिख रहे हैं कि बुद्धि दैवीय वरदान नहीं है, मानवीय प्रयत्नों द्वारा उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। आप देखते कई सारे मेमोरी बढ़ाने की ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं, कई तरह की, जैसे आप गेम्स खेलेंगे, सुडोकू खेलिए तो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट होता है, पजल्स खेलिए, चेस खेलिए तो उससे ब्रेन डेवलप होता है। अब आहार कैसा ले कि जिससे कि मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो, मेमोरी अच्छी हो, बुद्धि अच्छे से बढ़े, उसके लिए गुरुदेव ने कई सारे आहार बताए हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे आंवला है, अनार है, बैगन है, और शहद है, गाय का दूध है, गाय का घी है, शंख पुष्पी है, ब्राह्मी है। ये सब जो हमारे भोजन के पदार्थ या औषधियां हैं, ये हमारे खुद के अंदर और जो शिशु विकसित हो रहा है उसके भी बुद्धि बढ़ाने में काम, मतलब उसमें हमको सफलता मिलेगी अगर ये आहार हम लेंगे। तो इसलिए हमको आगे समझना है कि कौन सा आहार हमें लेना है और कौन सा नहीं लिया। अभी तक संतुलित में जितना आपको बताया गया वो सब आपके लिए उत्तम है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमको ऐसा बच्चा हमको बनाना है जो संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो, और इसके लिए आवश्यक यही नहीं है कि संतुलित आहार हो, साथ में ऐसा आहार हो जिससे हमारे विचार भी शुद्ध और पवित्र रहे और हमारी भावनाएं भी पवित्र हो, यानी कि कारण जो हमारा शरीर है, भाव शरीर है, वो भी अच्छा रहना चाहिए। और इसके लिए हम लोग आगे समझेंगे। इसके लिए विज्ञान क्या कह रहा है। विज्ञान ये कह रहा है कि आपके गट में, यानी पेट को गट कहा गया है, या पेट और छोटी आंतें जो होती हैं, स्टमक और छोटी आंतें मिलाकर गट कहा जाता है। गट में और ब्रेन में, मस्तिष्क में एक कनेक्शन है। आपके जो इंटेस्टीन्स होती हैं, या जो पेट का निचला हिस्सा है और छोटी आंतें, वहां पे लगभग 1 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 1 मिलियन न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन वाले न्यूरॉन्स, यानी एक छोटा मस्तिष्क पेट में भी है। और इसी कारण से जब आप किसी तनाव में होते हैं, जैसे याद करिए आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे थे, बाहर खड़े थे एग्जामिनेशन हॉल के, तो कैसे फुर पेट के अंदर हो रहा था। आप फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, या आपकी ट्रेन छूटने वाली है, तेजी से चल रहे, तो आपके पेट में कुछ खौलन मचती है। जब भी आप तनाव में होते हैं, यानी कि मस्तिष्क में किसी प्रकार का तनाव है, तो उससे पेट पे भी असर पड़ता है। और अगर आपका कभी पेट में इन्फेक्शन हो जाए, पेट में डायरिया, पेट के खराब हो जाए, तो उसके कारण आपको तनाव भी होता है।
तो इसलिए इसका मतलब ये है कि आपका जो गट है और आपका जो ब्रेन है वो आपस में कनेक्टेड है, जिसे हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। और इसी को ईवा सेलव नाम की साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि जो न्यूरॉन्स पेट में है उससे 95% सेरोटोनिन सेक्रीट होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम कहते हैं फील गुड हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन। वो 95% गट में प्रोड्यूस होता है, और वो जब प्रोड्यूस होता है तो हम खुशी महसूस करते हैं। लेकिन वो सेक्रीट कब होगा? जब आप हाई फाइबर डाइट लेंगे, यानी मोटा अनाज लेंगे, ताजे फल ताजे सब्जी लेंगे, उससे खूब सारा सेरोटोनिन निकलेगा, वो न्यूरोनल पाथवे को एक्टिवेट करेगा और ब्रेन फंक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इंक्रीज से मतलब है आप हर समय फ्रेश महसूस करेंगे, रिजुविनेटेड, एक्टिव महसूस करेंगे, आपके अंदर डलनेस नहीं आएगी, आप थका थका नहीं महसूस करेंगे, आप हर समय ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मतलब गुड मेंटल हेल्थ कैन बी अचीव्ड बाय दिस। इसी को उन्होंने कहा है मूड फूड। यही जो खाने हाई फाइबर डाइट के, ताजे फल ताजे सब्जियां ताजा अनाज जो आप लेते हैं, उसी को हम शास्त्रों की भाषा में कहें तो सात्विक फूड कहा जाता है, और विज्ञान की भाषा में कहें तो मूड फूड कहा जाता है। तो आपको अगर ब्रेन की ऑप्टिमम फंक्शनिंग चाहिए, इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे आप बहुत महंगी एक कार खरीद के लाए, 25-30 लाख की आप कार खरीदिए, तो आप पेट्रोल पंप भी अच्छा चूज करते हैं। आप किसी भी जगह से गंदा संदा पेट्रोल नहीं भरवा लेते, आप कहते प्रीमियम क्वालिटी का हम पेट्रोल भरवाएंगे जिससे हमारी कार का इंजन अच्छा काम करे, लॉन्ग रन तक हमारी कार अच्छी बनी रहे। तो हमारी कार जो हमारा शरीर है उसका इंजन क्या है? उसका इंजन है ब्रेन। और ये ब्रेन कब काम करेगा? जब आप अच्छा फ्यूल डालेंगे। और ये फ्यूल क्या है अच्छा? आपका भोजन। आपके पेट में अगर मैदा से बनी चीजें, रोज आप मोमोज खाएंगे, रोज तले हुए समोसे खाएंगे, तो आपका अल्टीमेटली ब्रेन जो है धीरे धीरे वो थोड़ा डल हो जाता है। इट इज नॉट गुड। ये भी स्टडी हुआ है हंटिंगटन पोस्ट में। ये फेलिस जैका नाम के प्रोफेसर ने ये स्टडी करी कि अगर बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं बच्चे, तो उनका हिप्पोकैम्पस, ब्रेन का एक पार्ट होता है जो स्मरण शक्ति के लिए और लर्निंग के लिए, नई चीजें सीखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सिकुड़ जाता है। तो आप तो नहीं चाहते ना कि आपके बच्चे का हिप्पोकैम्पस सिकुड़ जाए, आप तो चाहते हैं कि हिप्पोकैम्पस बड़ा हो, वो बहुत कुछ करे, नाम कमाए जीवन में। तो हमको भोजन के ऊपर ध्यान रहना पड़ेगा। और आदतें तो अंदर से ही पड़ रही हैं अभी, जैसे कहने की आप आदत टालेंगी वही उसके अंदर होगा, समझे आप? तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये होती है, एक दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है जिसे हम कहते हैं गाबा। गाबा क्या करता है? वो आपके तनाव को कम करता है। आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई, कभी आपको डर लग रहा है, आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, आपको चिंता लग रही है, अरे मेरी डिलीवरी कैसे होगी, मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी कि नहीं, मेरा बच्चा सही है कि नहीं, इन सब चिंताओं को सप्रेस करता है गाबा। अगर गाबा की कमी हो जाए शरीर में इस न्यूरोट्रांसमीटर की, तो आप चिंता में रहेंगे, आप उद्विग्न रहेंगे, आप हर समय बेचैन रहेंगे, शांति नहीं आएगी। और अगर गाबा अच्छे से रिलीज हो रहा है तो आप भय मुक्त रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। तो ये गाबा कब रिलीज होता है? जब आपके बॉडी में प्री प्रोबायोटिक, एक अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, गुड हेल्थ बैक्टीरिया कहा जाता है इनको, प्री प्रोबायोटिक, वो अच्छे अमाउंट में होंगे, तब आपका गाबा का सेक्रीशन नॉर्मल होता है। जैसे आप एंटीबायोटिक खाते हैं, जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो कई को एंटीबायोटिक के साथ डायरिया हो जाता है, तब आपको अलग से प्री प्रोबायोटिक देते हैं, जैसे न्यूट्रिलिन बी देते हैं। और ऐसे दही कहते हैं, दही खा लो, केला खा लो, तो पेट में अच्छे बैक्टीरिया डेवलप हो जाए, उससे क्या होता है? गाबा रिलीज होता है। तो नॉर्मली भी आप रोज भोजन में दही का सेवन करिए, और जौ का पानी भी लीजिए, और केले का सेवन करिए, उससे गुड प्री प्रोबायोटिक मिलेंगे। ग्रीन टी से भी आपको प्री प्रोबायोटिक्स मिलते हैं। तो आपको इसलिए अपने बच्चे की और स्वयं की ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी रखने के लिए आपको सात्विक आहार लेना। अब इसी बात को जो हमने विज्ञान से आपको समझाई, यही बात हमारा छांदोग्य उपनिषद कह रहा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लब्धे स्मृतिर्लंभे
लब्धे सर्व ग्रंथि नाम प्रेप्य मोक्षा, इसमें गलत लिखा है। अर्थात शुभ भोजन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि से बुद्धि निश्चल बन जाती है, फिर निर्मल बुद्धि से हम मुक्ति को सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात सब कुछ अल्टीमेटली रिलेटेड है आहार से। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि भी निश्चल रहे, पवित्र रहे, उसमें छल कपट ना आए, किसी का कोई पाप विचार ना आए, कोई नीचे गिरने वाले, पतन की ओर गिरने वाले कोई विचार ना आए, तो हमें सात्विक आहार लेना। और साथ में जब हम लेंगे तो हमारा अंतःकरण भी पवित्र हो जाएगा, यानी हमारा भाव शरीर भी निर्मल हो जाएगा। अब इसके लिए हम आपको बताएंगे कि सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार क्या होता है। उसको समझने से पहले आप ये समझिए कि पूरी सृष्टि 3 गुणों से बनी है। 3 गुणों से बनी है, मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई एक्सक्लूसिवली ऐसा नहीं है कि किसमें सतोगुण हो, कोई एक्सक्लूसिवली ऐसा नहीं जिसमें प्योर तमोगुण। वी ऑल आर मिक्सचर्स ऑफ ऑल दीज 3 गुण। ये 3 गुण पूरे सृष्टि में कम ज्यादा मात्रा में, मतलब इसकी मात्रा, किसी में सतोगुण की मात्रा अधिक होगी तो वो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, किसी में रजोगुण की मात्रा अधिक होगी तो वो राजसिक प्रवृत्ति का होगा, और जिसमें तमोगुण ज्यादा होगा वो तामसिक होगा। अब ये व्यक्ति कैसे होते हैं? जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो ईश्वर की तरफ ध्यान लगाता है, शांत रहता है, उसके अंदर दोष बुद्धि नहीं होती, वो दूसरे के दोष दुर्गुण नहीं देखता, और सदा आप प्रसन्न चित्त रहता है। रजोगुणी व्यक्ति वो जो होता है वो बहुत महत्वाकांक्षी होता है, उसको बहुत कुछ अचीव करना है, वो दिन भर कुछ ना कुछ करना चाहता है, भाग दौड़ में लगा रहता है। तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो दूसरे का नुकसान भी कर सकता है, दूसरे को चोट भी पहुंचा सकता है, और वो स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आहार लेता है, यानी सतोगुणी व्यक्ति को सात्विक भोजन पसंद होएगा, रजोगुणी को राजसिक और तमोगुणी को तामसिक। पर गुरुदेव ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रवृत्ति बदल जाए, मान लीजिए हम बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, जैसे आपके हस्बैंड है वो अचीव करना चाहते हैं कि सीईओ बनना चाहते हैं, कहीं के बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं, तो उनके अंदर रजोगुण की प्रधानता है। अब आप उनके अंदर थोड़ी सात्विकता, थोड़ी शांति, थोड़ा ऐसा चाहती कि थोड़ा सा वो रिलैक्स करें, थोड़ा स्लो चले, तो आप सात्विक आहार उनको देंगी तो सतोगुण बढ़ने लग जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि प्रवृत्ति को अगर बदलना है तो आप आहार को बदल दीजिए, व्यक्ति के जैसा आहार वो लेगा उसकी प्रकृति बदलने लग जाएगी। तो ये अगर हम आप देख रहे हैं कि आपके अंदर थोड़ा गुस्सा ज्यादा है या नींद अधिक आती है, ये तमोगुण के लक्षण है, तो हम अपने आहार को अगर सतोगुण की तरफ ले जाएंगे, सात्विक भोजन करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी प्रवृत्ति बदल जाएगी। और यही हमको शिक्षा गर्भ से बच्चे को देनी है। तो आहार भी 3 प्रकार के होते हैं, हमने जैसे बताया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तब अंश से मांस बनता है, रज से मस्तिष्कीय क्षमताएं बढ़ती हैं, और सत से भावनाओं का निर्माण होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम चाह रहे हैं कि भाव शरीर बच्चे का बहुत पवित्र हो, निर्मल हो, उसके अंदर सतोगुण की प्रधानता हो, तो उसको हमको सात्विक भोजन लेना। और हम बीच बीच में थोड़ा राजसिक तो ले ही लेते हैं, क्योंकि हमने जैसे राजमा लिया, छोले लिए, पनीर की सब्जी खाई, ये सब राजसिक कैटेगरी में आता है। पर तम से हमको बचना चाहिए, तमोगुणी चीजें हम आगे आपको बताएंगे, उनसे हमको बचना चाहिए। तो ये जो हमें मतलब स्वभाव और व्यक्तित्व का जो निर्माण करना है, वो आहार से कैसे प्रभावित होगा, ये आपको अभी समझना पड़ेगा। देखिए, अब जो सात्विक आहार है, जितना भी आहार अभी तक आपको बताया गया वो पूरी तरह से सात्विक है, पूर्ण शाकाहारी है, धीमी आंच पे पकाया हुआ और कम मसाले का, कम घी तेल का, ये आहार जो होगा वो सात्विक आहार होगा। और ये आहार कैसा होता है? रस में स्निग्ध, मतलब प्रेम बढ़ाने वाला, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला। इससे क्या गुण आएंगे आपके बच्चे के अंदर? इससे आपका बच्चा विनम्र, क्षमाशील, शांत, स्थिर, एकाग्र बुद्धि वाला, अपने मन को कंट्रोल करने वाला, जिसका पित्त शांत रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, जीवन शुद्ध बनेगा, आयु बढ़ेगी, बुद्धि, बल, सुख, प्रसन्नता, तृप्ति और प्रीति को बढ़ाने वाला, ये सात्विक भोजन है।
तो माँ यदि अपने मन, विचार, भावनाओं, संकल्पों को शुद्ध, पवित्र और निर्मल बना करके शुद्ध सात्विक आहार लेती है, तो वो ऐसे बच्चे के, मतलब ऐसे बच्चे के अंदर सात्विकता के गुण बढ़ेंगे। और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अन्न है, जितने प्रकार के अन्न है, आपने दालें ली, आपने अंकुरित लिया, फल लिए, सब्जी लिए, ये दूध लिया, दही लिया, ये सब सात्विक में आता है, प्रोवाइडेड आप इसके अंदर अधिक तेल मसाले का इस्तेमाल ना करें, उचित मात्रा में खाएं और सुपाच्य भोजन में। बहुत तला भुना होगा तो वो सुपाच्य नहीं हो सकता है, और ताजा होना चाहिए। कोशिश करें सुबह का सुबह, शाम का शाम को बनाएं। अगर इसमें भी आप इसमें और बेहतर करना चाहते हैं तो इसको ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ हो, यानी कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ना हो, सही प्रकार के बर्तन, आजकल मिट्टी के भी बर्तन आने लगे हैं पकाने के लिए, कम से कम एल्युमिनियम का इस्तेमाल ना करें। घर का ही भोजन बना हुआ, रेस्टोरेंट का भोजन सात्विक की कैटेगरी में नहीं आ सकता, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए अर्थ की इच्छा से बेचा जा रहा है, तो वो सात्विक नहीं हो सकता। उसको बनाने की साफ सफाई भी संदिग्ध है, क्योंकि वहां जो शेफ या जो भी बना रहा है उसको, वो इतनी साफ सफाई नहीं रखेगा जैसे आप घर में रखेंगी। तो ये आप ध्यान रखिए कि घर का भोजन हो और टाइम टेबल के अनुसार सही समय से आप उसको ग्रहण करें, कृतज्ञता पूर्वक, भगवान का धन्यवाद दे करके, हमेशा प्रसन्न मन से, ठीक प्रकार से चबा करके। गुरुदेव लिखते हैं अपनी पुस्तक में 32 बार एक पौर को चबाना चाहिए, मतलब वो बिल्कुल पानी बन जाए। इसीलिए कहते हैं पानी को खाएं, खाने को पिए। पानी को घूट कर करके धीरे धीरे पीना चाहिए, लार में मिलता हुआ पानी अंदर जाएगा, तेजी से गट 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 करके पानी नहीं पीना चाहिए। हमेशा बैठ के पानी पिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, धीरे धीरे घूट कर करके मुंह में लार को घुमा करके, लार में मतलब मिल करके पानी को मुंह में घुमाए, जिससे उसमें लार मिल जाए, वो पानी अंदर जाएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, खाना पचाने में काम आता है। और भोजन को क्या करना है, 32 बार जब एक एक पौर को चबाएंगे तो वो लगभग पानी जैसे बन जाएगा, यानी कि मुंह में ही आपने उसको डाइजेशन की प्रक्रिया को काफी हद तक पूरा कर लिया, वो बिल्कुल लिक्विड बन गया। जब पेट में गया तो वो डाइजेस्टिव जूसेस को बहुत कम काम करना पड़ेगा, आंतों का काम आपने मुंह से कर दिया, हल्का कर दिया, तो ये जो है सात्विक भोजन होगा। अब राजसिक भोजन क्या है, जो बहुत अधिक कड़वा है, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत गरम, खौला हुआ, आप कसैला, चिकनाई युक्त तरह तरह के पकवान, तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयाँ, कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, जिसमें बहुत लाल मिर्च, काली मिर्च डली हुई है, बहुत प्रकार के मसाले पड़े हुए हैं, तेज नमक है, चॉकलेट, पान, ये सब राजसिक की कैटेगरी में आता है। तो इसको यदा कदा आप ले सकते हैं, लेकिन आप अधिक लेंगे तो इससे आपके मन में अशांति आएगी, उत्तेजना आएगी, उससे क्या होगा कि आप शांत नहीं रह पाएंगे। एक तरफ तो हम आपसे कह रहे हैं आप ध्यान करिए, जप करिए, योगासन करिए, प्राणायाम करिए, लेकिन दूसरी तरफ आप राजसिक भोजन लेंगे तो ये तो ऐसे हो गया जैसे मान लीजिए हमको एसिडिटी होती है और रोज जाकर के हम पूड़ी, कचौड़ी, समोसा खाएं और रोज एक एसिडिटी की गोली खा लें, पेंटॉप डी खा लें, रैबलेट डी खा लें, ये गोलियां खा लें, डाइजीन पी लें, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के अंदर शांति आए, स्थिरता आए, प्रेम का गुण उसके अंदर विकसित हो, दया, करुणा, ममता जैसे गुण आए, तो आपको सात्विक भोजन लेना पड़ेगा। और जब बहुत ज्यादा आप राजसिक भोजन लेते हैं तो देखिए क्या होता है, आपकी आंतों में सूजन आ जाती है। पहले शुरू में तो आपको अच्छा लगता है, जब आप खाते हैं तो स्वाद की वजह से आपको मजा आता है, यू एंजॉय दैट फूड, लेकिन धीरे धीरे जब रोज आप उसको लेते हैं, बहुत मसालेदार तला भुना भोजन या बहुत सारा जंक फूड लेते हैं, तो धीरे धीरे आंतों में सूजन आ जाती है और फिर सेरोटोनिन का जो सेक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाता है। तो आपका मस्तिष्क उतनी अच्छी से काम नहीं करेगा, आप उतने प्रफुल्लित, उतने एक्टिव, उतने अपने को फ्रेश फील नहीं करेंगे कि आप उतना सारा कार्य करते हैं, आपके एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तामसिक भोजन क्या है, पुराना, दुर्गंधयुक्त, स्वादहीन, अशुद्ध, बचा हुआ, बासी मांस, अंडा, प्याज, लहसुन, मतलब बासी 2-3 दिन का रखा हुआ, जैसे आटा खूब सारा मल लिया, अब हम बनाए जा रहे हैं उससे, सब्जियां हमने 3-4 दिन की बना के रख ली, वो खा रहे हैं, तो वो उसके अंदर प्राण शक्ति खत्म हो जाती है। और मांस, अंडा, प्याज, मदरा, ये सब तामसिक में आता है। या आप जो
वहां का भोजन लेते हो, रेस्टोरेंट का भोजन लेते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इससे क्रोध बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा, काम इच्छा बढ़ेगी, और फिर आपके लिए थोड़ा बच्चे का जो व्यक्तित्व आप निखारना चाहती हैं वो थोड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा, थोड़ा दुष्कर हो जाएगा आपके लिए। अब ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप समझिए कि आपके पेट में एक बायोफायर होती है, जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि जो होती है आपके पेट के ऊपर के हिस्से में होती है, जिससे आपका भोजन पचता है। जहां आपके रिब्स मिल रहे हैं उसके जस्ट नीचे जठराग्नि की जगह, ये एक प्रकार की अग्नि है जो भोजन को पचाती है। और इसीलिए ये कहते हैं कि जब आपको तेज भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए, क्योंकि उसी समय जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो आप जैसे भूख का समय होगा, सुबह 10 से 11 का जो है जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शाम को 6-7 बजे। अगर आप सनसेट के साथ बाद बहुत हैवी भोजन लेंगे तो तब तक जठराग्नि मंद पड़ जाती है, तो इसलिए वो भोजन पचता नहीं है और एसिडिटी हो जाती है। और जठराग्नि जो है एक तरह की पवित्र अग्नि है आपके शरीर में। आपके शरीर में सॉरी आपके शरीर में भोजन के माध्यम से एक यज्ञ की क्रिया चल रही है। ये जठराग्नि है, इसको आप यज्ञ की अग्नि मानिए। देखिए, और जो आप भोजन ले रहे हैं वो आहुतियां हैं जो आप सामग्री की आहुतियां या घी की आहुतियां यज्ञ में देते हैं। तो जिस तरह से यज्ञ की क्रिया होती है कि पूरी अग्नि को पहले प्रदीप्त कर लिया जाता है, अच्छे से अग्नि जब जलने लगती है तब आप आहुतियां देने से लगते हैं, मतलब जो सामग्री है वो भस्मीभूत हो जाए पूरी तरह से। इसी तरह से जब जठराग्नि तेज होगी तब आप भोजन की आहुतियां देंगे तो वो अच्छे से पचेगा, और आपको वो भोजन अच्छे से जब डाइजेस्ट होगा, अच्छे से एब्जॉर्ब होएगा, तो अच्छे से पोषक तत्व उसके जो है बच्चे को मिलेंगे, तो बच्चे का विकास अच्छे से होएगा। अब साइंस की भाषा में इसको क्या कहते हैं, बायोफायर मैंने बताया, पर ये बनती कैसे, जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस आपके पेट से गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, लिवर से बाइल जूस निकल रहा है, पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस निकल रहा है, ये मिलते हैं जाकर के पेट के ऊपरी हिस्से में, और ये आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। मतलब ये जो जूसेस अच्छे से निकलने चाहिए। जो बात हम कर रहे थे कि ऐसा भोजन लें जिसमें प्राण तत्व अधिक हो, इसको साइंस की भाषा में कहा गया है हाई वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द फूड। मतलब ऐसा पिरामिड कि कौन कौन से हम भोजन लेंगे जिसमें हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। तो जितने हम ताजे फल लेंगे, रॉ फूड, उसमें प्राण तत्व ज्यादा होगा, उससे आपको अधिक एनर्जी मिलेगी, मतलब मन प्रसन्न रहेगा, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता अच्छी रहेगी। फिर उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हुए प्लांट बेस्ड होल फूड, जैसे अन्न है ये। इसमें रॉ फूड में तो ताजे फल सब्जी, मतलब बिना पकाई हुई सब्जियां और ताजे फल सब्जी अगर लेते तो इसमें प्राण तत्व बहुत है। फिर आपकी पकाई हुई सब्जियां और अन्न प्रकार जितने भी प्रकार के हैं। फिर आपका उससे कम प्राण तत्व होता है दूध और दूध से बने पदार्थों में, और ये ईमानदारी की कमाई का होना चाहिए। देखो लिखा है एथिकली सोर्स्ड डेयरी, और फिर मीट मछली, और सबसे कम प्राण तत्व है अगर जो बेईमानी की कमाई का फूड होएगा, या जो रिफाइंड फूड है, जैसे कि आपने केक लिया, पेस्ट्री लिया, बिस्किट लिया, नमकीन लिया, ठीक है। तो अब हम समझते हैं यही बात संस्कारित भोजन की है। संस्कारित भोजन का मतलब उसके एनर्जी वाइब्रेशन कैसा है उस फूड का। अब ये भोजन जो था आपका, अन्न जो था वो आपका खेतों में उगाया गया और कई हाथों से होते होते आपके पास आया, तो कैसे कैसे लोगों ने उसको छुआ तो उसके संस्कार भी उसमें आ गए। अब उसके संस्कार आपको बदलने, उसको प्योर बनाना है, उसकी एनर्जी को हाई रखना है, उसके अंदर अच्छे संस्कार जाएं। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसी को हम कहेंगे आप संस्कारित भोजन लीजिए। उसकी हम प्रक्रिया आपको बताते हैं। तो पहले आप समझिए कि अन्न के भी 3 शरीर होते हैं। जैसे आपके 3 शरीर हैं, बच्चे के 3 शरीर हैं, तो अन्न के भी 3 शरीर हैं, जैसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अब स्थूल जो होता है वो मल के रूप में निष्कासित हो जाता है,
जो वेस्ट मटेरियल है। जो सूक्ष्म है वो क्या होगा, जो आप भोजन ले रहे हैं उसके 3 शरीर हम बता रहे हैं आपको। जो स्थूल है वो मल के रूप में वेस्ट मटेरियल में आपके बॉडी से बाहर निकल गया। जो सूक्ष्म है वो एब्जॉर्ब हुआ, जैसे प्रोटीन, प्रोटीन से सेल्स का निर्माण हुआ, फैट और कार्बोहाइड्रेट वो जो है आपको ऊर्जा देते हैं, विटामिन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, टूट फूट में मरम्मत करते हैं। और कारण जो सबसे अति सूक्ष्म है उससे बच्चे का और आपका मन बन रहा है। तो ये जो कारण शरीर है वही हमारी संस्कारों का सेंटर है, वो हमारी उस फूड के वाइब्रेशंस को डिसाइड करता है, जो भोजन का कारण शरीर है। इसीलिए हम कहते हैं कि भोजन जो है ईमानदारी का कमाई का होना चाहिए, अधर्म की कमाई का ना हो। और इसीलिए पुराने जमाने में सभी लोगों को भोजन छूने की आज्ञा नहीं थी। जो व्यक्ति अच्छे विचार वाला होता था, अच्छे कर्म करने वाला होता था, पवित्र दृष्टि वाला होता था, वही भोजन बनाता था या छूता था। अगर किसी का आचरण निंदनीय है या उसके विचार निकृष्ट हैं तो वो बार बार भोजन को स्पर्श करेगा तो उसकी ऊर्जा उस भोजन में चली जाएगी और वो भोजन जो है संस्कारित नहीं रह पाएगा, यानी कि उसकी जो वाइब्रेशंस है वो दूषित हो जाएंगी, वो नेगेटिव की ओर चली जाएंगी। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो श्रम की कमाई का भोजन हो, ईमानदारी की कमाई का हो, और भोजन को हम पहले प्रसाद लगाएं, भगवान को अर्पण करें और पवित्र भावना से बनाएं, प्रसन्न मन से बनाएं, प्रसन्न मन से परोसें और प्रसन्न मन से खाएं। अगर क्रोध में है तो भोजन ना पकाइए, थोड़ी देर शांत हो जाइए, भोजन पकाते समय भजन चलाइए, श्लोक चलाइए, मंत्र चलाइए और खाते समय पहले अपने को शांत करिए। अगर कोई विचार बहुत सारे चल रहे हैं तो पहले थोड़ी देर 5-10 मिनट कुछ भजन सुन लीजिए, जप कर लीजिए, 1 गिलास ठंडा पानी पी लीजिए। लेकिन पानी में ध्यान ये रखना होता है कि जस्ट भोजन से पहले पानी नहीं पीना है, भोजन से आधा घंटा पहले पानी पीना है और भोजन के खाने के 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना है। तो ध्यान ये रखना है, अपने विचारों पे आपको कंट्रोल रखना है कि हम किसी तरह से कुछ लो तो नहीं फील कर रहे हैं, हमको कोई नेगेटिव विचार तो नहीं आ रहे हैं, हमारे अंदर कोई क्रोध या ईर्ष्या, ऐसा कोई घृणा का भाव तो नहीं है। उस समय आपको भोजन नहीं करना है, अपने को पहले शांत करेंगे, अपनी एनर्जी को पहले ठीक करेंगे, तब भोजन ग्रहण करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं माँ तनाव में है अगर तो थोड़ी देर शांत बैठे और भोजन के सामने जाकर के 3 बार गायत्री मंत्रोच्चारण करिए, ये आपका इष्ट मंत्र है, और उसको भोजन को ऊर्जावान बनाइए। ऐसे ही जल के साथ करना, आपको दिखाया था कि जल के ऊपर भी भावनाओं का प्रभाव पड़ता है, शब्दों का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जब भी जल पिएंगे तो उसको चार्ज करेंगे। आप राम राम बोल के जल ग्रहण करिए, राधा राधा बोल के जल ग्रहण करिए, या गायत्री मंत्र बोल के जल ग्रहण करिए। और जल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट और उन्होंने, साइंटिस्ट जो मसारू इमोटो हुए उन्होंने किया, उन्होंने जल के ऊपर नहीं ये किया था, उन्होंने चावलों के ऊपर 3 बीकर में उन्होंने चावल लिए, 1 बीकर में और तीनों में पानी डाला, और 1 बीकर से उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली, दूसरे बीकर से उन्होंने खराब बात बोली। पहले बीकर को बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सफेद हो रंग में, बड़े खूबसूरत दिख रहे हो। दूसरे चावलों से कहा मैं तुमसे घृणा करता हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तीसरे बीकर के चावलों को उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया, ना अच्छा बोला ना बुरा बोला। 15-20 दिन बाद उन्होंने देखा जो जिससे वो अच्छी बातें कर रहे थे वो चावलों में खुशबू आने लग गई, फर्मेंटेशन होने लग गया, और एक भी चावल खराब नहीं हुआ। जिस चावल से खराब बातें बोली वो चावल काले पड़ गए पूरे, और जिस चावलों से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, अच्छा ना बुरा, तो वो चावल जो है वो आधे काले और आधे सफेद है। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि बच्चे की मनोभूमि कितनी कोमल है। तो आप ये देखिए, भोजन के माध्यम से उसके अंदर वाइब्रेशंस जा रहे हैं, आपके अंदर भी जा रहे हैं। तो आप सदा अच्छी वाइब्रेशंस के साथ भोजन और जल बच्चे तक भेजेंगे, और स्वयं भी अच्छी वाइब्रेशंस का ग्रहण करेंगे। नहीं तो वो कैसा, एक उसके अंदर काली लेयर बनने में देर नहीं लगेगी, वो उसके अंदर कुंठा आ सकती है, घृणा का भाव आ सकता है, नेगेटिव इमोशंस जा सकते हैं। तो ये आपको बहुत सतर्क रहना है। फिर सबसे बढ़िया है, बलि वैश्य देव यज्ञ कर रहा है नियमित,
जिससे कि आपके भोजन की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हो जाए। ये स्टिकर मिलता है, आप गायत्री शक्तिपीठ से या अपने निकटतम कार्यकर्ता से इसको ले सकते हैं। ऐसी एक प्लेट होती है, इसको गैस पे चढ़ाते हैं, रोटी जब भोजन पूरा बना लेते हैं, रोटी सेकने में सबसे पहले छोटी रोटी गोल, छोटी सी रोटी सेकिए, 5 उसके टुकड़े करिए, उसमें घी चीनी मिलानी है, नमक नहीं मिलाना है, नमक से परहेज करना है, और ये 5 आहुतियां बोलते हुए आपको उसके ऊपर अर्पण करनी है। और जब वो फ्यूम्स पूरी मतलब वो जलेगा और जब उसके जो फ्यूम्स आएंगे उसको आप अपने भाव करके उसको भोजन खोल दीजिए, बाकी जो दाल सब्जी आपने बनाई है, और उसमें जाने दीजिए। फिर उसके बाद ये जो बचेगा आपका यज्ञ की जो संविधा बचेगी, उसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। और इसी प्रकार से ये आपका एक छोटा सा यज्ञ और सभी के देवताओं के इष्ट को समर्पित प्राणी मात्र के कल्याण का भाव इस भोजन को पूर्ण रूप से संस्कारित कर देगा। और आपके घर के वाइब्रेशंस आप बदल दीजिए, क्योंकि सब लोग जो भोजन करेंगे उनके अंदर ये अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे। तो इस बात को ध्यान करके ये अगर आप नियमित करते हैं तो बहुत सुंदर तरीका है संस्कारित करने का। तो भोजन को आपको 4 शुद्धियों के साथ ग्रहण करना है। एक तो क्षेत्र शुद्धि, मतलब सफाई का भी ध्यान रखना है। अभी जितना हमने बताया आपको संतुलित सात्विक संस्कारित, उसके साथ एक स्वच्छता और ऐड कर लीजिए। आपकी किचन साफ सुथरी हो, उसके अंदर सब चीज ढकी हुई होनी चाहिए, जो चीजें बंद डिब्बों में रहनी चाहिए, खुले डिब्बों में नहीं रहनी चाहिए। कुछ चीजें खराब हो जाती है, उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखिए। सब कुछ कवर्ड होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ तक कि किचन की जो नाली है उस पर ध्यान दीजिए, कोई कॉकरोच तो नहीं आ रहे हैं, उस पर आप उसको आप वो करिए, मतलब सफाई करिए नियमित, किचन की सफाई नियमित करिए। और पहले इसीलिए चौके में ही भोजन ग्रहण करने की व्यवस्था होती थी। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम जहां आपका डाइनिंग एरिया है वहां देखिए कि चप्पल पहन करके लोग ना आए, और वहां साफ सफाई रहे, सुव्यवस्था रहे जहां भोजन ग्रहण करते हैं। द्रव्य शुद्धि आपको बता दिया कि ईमानदारी की कमाई का हो। काल शुद्धि का मतलब टाइम टेबल, अगर 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है तो 8 ही बजे करेंगे। ये नहीं कि आज हम उठ गए थे 5 बजे तो हमने सुबह थोड़ा सा वो ले लिया, चना मूंग ले लिया, या हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले लिए भीगे हुए, और 8 बजे नाश्ता कर लिया, लेकिन अगले दिन हमने 10 बजे तक नाश्ता नहीं किया या फल भी ग्रहण नहीं किया। किसी दिन हम 1 बजे लंच करते, किसी दिन 3 बजे करते। ये नहीं, आप फिक्स करिए टाइम, क्योंकि बच्चे को भी आप यहीं से ट्रेन कर रहे हैं, उसको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। तो आपको उसके मैसेज ये जाना चाहिए कि ये समय भोजन का है। और भोजन करते समय अगर आप कोई मंत्र विशेष या कोई भजन लगा ले, तो ये रिजल्ट्स हम लोग ने देखे हैं कि फिर बच्चा आपको तंग नहीं करेगा भोजन ग्रहण करने में। वही भोजन का जो भी मंत्र या भजन आप लगाती होंगी, जब बच्चा पैदा होने के बाद वही भजन या मंत्र चलाएंगी, तो बच्चा आराम से उसके साथ भोजन कर लेगा। आपको उसकी मनोहार नहीं करनी पड़ेगी, उसके पीछे पीछे नहीं भागना पड़ेगा। और चौथी बात है भाव शुद्धि, भाव पवित्र हो, मन में प्रेम हो, प्रसन्नता हो। तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि भोजन हम जैसा भगवान ने बनाया वैसा ले, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता में अंतर ना आए। अब आप जैसे लौकी की सब्जी खा रही हैं, आपने उसको इतना तल भून लिया कि वो लौकी तो लौकी ही नहीं रही, उसमें तो खूब सारे मसालों की स्मेल आ रही है, मसालों का स्वाद आ रहा है। आप लौकी को सादा हींग जीरे से छौंक करके खाइए तो लौकी का स्वाद आएगा। यानी कि जो ओरिजिनली जिस प्रकार की तत्व मिलते हैं उसको बहुत ज्यादा फेरबदल ना करें, उसकी पौष्टिकता नष्ट ना। इसके लिए धीमी आंच पे उबाल करके कम मसाले के साथ बनाएंगे तो वैसा भोजन बनेगा जैसा गुरुदेव आपको बता रहे हैं। इसके लिए ताजा, अधिक तला भुना ना हो, आहार उबला, धीमी आंच पे भाप में बना हुआ हो। ये अंग में नंबर 39 में निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र पे दिया। ठीक है। फिर सूरज डूबने से पहले, रात्रि में सोने से 3 घंटे पहले भोजन का। इसका कारण मैंने बताया कि जठराग्नि मंद हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, भोजन पचेगा नहीं। तो अगर सूर्यास्त के समय पॉसिबल नहीं है तो कम से कम सोने से 3 घंटे पहले भोजन ले ले, जिससे कि सोने तक भोजन पचने की अवस्था में आ जाए। इसलिए रात में हल्का भोजन लेना है और रात में भोजन लेने के बाद टहलना अवश्य है। फिर भोजन करते समय आपको बताया स्पेसिफिक कोई भी संगीत बदल के नहीं, आप ध्यान रखिए
कि कौन से गीत, कौन सा संगीत, कौन से भजन, कौन सा मंत्र आप सुनती हैं, वो बच्चे का ब्रेन आप ट्रेन हो जाएगा। फिर आपको क्रियाशील भी होना है, ये नहीं कि भोजन तो आपने बहुत अच्छा किया लेकिन आप दिन भर लेटे रहते हैं, आपको कोई काम ही नहीं है, तो कितना भी आप संतुलित भोजन ले लें, भोजन पचेगा ही नहीं। तो इसके लिए कम से कम 30 मिनट रोज आपको वॉक करने हैं, तेल की मात्रा कम रखनी है, ये नोट करने के पॉइंट्स हैं, केवल 5 चम्मच, और अगर आपका वेट ज्यादा है तो 5 से भी कम रखिए प्रतिदिन। नमक की मात्रा बहुत कम, प्रतिदिन 2300 ग्राम नमक, मुश्किल से 1 चम्मच के करीब या 1.5 चम्मच नमक आपको जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। चीनी से बहुत ज्यादा चीनी करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती है। और कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, ये कैलोरीज उस पर डिपेंड करेंगी कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। हर व्यक्ति को जो प्रेग्नेंट है, हर महिला को जो प्रेग्नेंट है, उसको 350 अतिरिक्त कैलोरीज चाहिए, ज्यादा नहीं। ये नहीं कि हम 2 के बराबर खा लें, हम भाई 2 लोग हैं, कभी कभी माताओं को कहा जाता है अरे तुम 2 हो, तुम 2 के लिए खाओ, इतना डबल नहीं कर लेना है खाना आपको, केवल 350 अतिरिक्त कैलोरीज चाहिए। तो उसमें देखना है, अगर आपको ज्यादा काम नहीं है घर में तो नॉर्मली आपको 1800 चाहिए, उसमें 350 ऐड कर लीजिए, इसका मतलब 2200 कैलोरी से ज्यादा नहीं चाहिए जिसके घर में ज्यादा काम नहीं है। जो थोड़ा घर का काम काज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, उनको 2200 नॉर्मली चाहिए होती है, उसमें 350 ऐड कर लो तो 2600 से ज्यादा नहीं चाहिए। जो हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत श्रम करती हैं, जैसे मजदूर के लेवल का जो काम करती हैं, दिन भर बहुत भारी वजन उठाना है, काम करना है, बहुत ये ईटा गारा तोड़ती है, उनको कैलोरीज बहुत चाहिए होती है। उनको लगभग नॉर्मली 2600 कैलोरी चाहिए, उसमें 350 ऐड कर ले तो 3000 कैलोरी से ज्यादा उनको भी नहीं चाहिए। टोटल वजन पे आपको ध्यान रखना अपना। अगर आपका फूड ऐसा है कि आपका फूड ज्यादा है, एक्टिविटी कम है, तो वेट गेन ज्यादा होएगा, लेकिन पूरी प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर किसी का वजन ऑलरेडी प्रेगनेंसी से पहले 75 किलो था तो उसका वजन 8 किलो से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, जिसका वजन अगर 45 किलो ही था प्रेगनेंसी के समय तो 15 तक भी बढ़ सकता है। तो आपको अपने वजन पे भी निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि अधिक वजन बढ़ेगा तो डायबिटीज होने की संभावना रहेगी, अधिक नमक लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब गर्भावस्था में क्या चीज नहीं खानी है आपको, तो फ्रिज में रखे पदार्थ नहीं खाने, जंक फूड मैंने आपको बता दिया, जिसमें चाय कॉफी नहीं लेनी है, मैदा और डिब्बा बंद पदार्थ जिसमें बहुत सारी प्रिजर्वेटिव्स मिले हों या कलरिंग एजेंट्स मिले हों, बहुत मसाला हो, बार बार बाजार का भोजन नहीं लेना है, जिस चीज से आपको एलर्जी हो वो ना लें, बाजार का ले तो बहुत साफ सफाई से लें। चाय कॉफी आपको कम लेनी है, नहीं तो इससे अबॉर्शन होने का डर होता है। और कई लोग के मन में होता है कि वीगन नहीं है, हम तो वीगन है, हम दूध नहीं पिएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जहां पर जो वो सारा दूध इंजेक्शन के द्वारा या बछड़े को तरसा करके लेते हैं, वो वहां पे ये उचित है कि आप दूध ना लें। लेकिन अगर बछड़े को पर्याप्त दूध मिल रहा है, उसके बाद जो दूध बच रहा है वो कोई भी उसका सेवन कर सकता है, क्योंकि दूध में कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज्यादा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन करें। अब बात आती है कि मांसाहार क्यों नहीं ले सकते। पहली बात आप ये देखिए कि आपका शरीर मांसाहार लेने के लिए बना ही नहीं है। अगर भगवान चाहते कि आप मांसाहार खाए मनुष्य, तो उसको वैसे दांत देते, वैसे नाखून देते, उसकी आंतें ऐसी होनी चाहिए थी, उसके अंदर ऐसे एसिडिक वाले डाइजेस्टिव जूसेस निकलते जिससे मांस पच जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो आपके दांत ऐसे हैं, ना आपकी आंतें ऐसी हैं कि मांस को पचा सके। आपके सलाइवा यानी जो लार निकलती है उसमें टाइलिन होता है, टाइलिन एल्कलाइन होता है। मांसाहारी पशु में टाइलिन रहित सलाइवा निकलता है, जिससे कि भोजन उनका जल्दी पच जाता है, मतलब मांस गलने लगता है, मुंह में ही गलने लगता है। आपका मांस आप गला लेते हैं उसको पका करके, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। आपके पेट का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो 20 गुना अशक्त है, मतलब 20 गुना वीक है, 20 टाइम्स वीक है मांसाहारी पशुओं से। मांसाहारी पशुओं का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो 20 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो गलाने के लिए उनकी आंतें छोटी होती हैं, जिससे मांस गया पेट में, जो पचा एब्जॉर्ब हुआ, ठीक, बाकी जो है निकल गया तेजी से। आपकी आंतें देखिए कितनी बड़ी है, ये लंबी है,
कई मीटर, तो उसमें क्या हुआ, मांस पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। फिर आप देखिए, जो भी पशु को आप स्वाद के लिए मारते, उसके अंदर दुख और पीड़ा का भाव होता है, वो आपके अंदर भी जाएगा। तो आप कैसे प्रसन्न रहेंगे, आपके अंदर शांति कैसे आएगी, आपके अंदर मानसिक स्थिरता, एकाग्रता बिल्कुल नहीं आ सकती। इसमें हृदय गति बढ़ने का डर रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का डर रहता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, डर पीड़ा का भाव चला जाता है। दूसरी बात, जो मनुष्य है वो चेतना की साइकिल में, मतलब चेतना की अगर यात्रा देखे तो उस पर सर्वोपरि है, सबसे ऊंची पदान पे। उसको तो करना है क्या, उसको तो अपने गुण बढ़ाने, अपना आत्मिक बल बढ़ाना है और ईश्वर के समीप जाना है। पर आप अगर ऐसी चेतना को अपने शरीर में इंक्लूड करेंगे जो नीचे के स्तर की, जैसे पशु है, आपने चिकन खाया, मटन खाया, अब ये जो आपने मांस लिया, इसमें जो पशु को मारा, ये इसके अंदर भी तो चेतना थी। तो जो चेतना थी लेकिन वो निचले स्तर की, तो आपके सेल्स में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हर सेल में मेमोरी है, हर सेल में इंटेलिजेंस है। आप एक दो प्रकार की चेतनाएं आपस में मर्ज नहीं कर सकती। जो भोजन आप ग्रहण करते हैं वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। whatever you are today, because you whatever you eat, you become the food you eat। जो आप खाते हैं वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। अब आपने ऐसी चेतना का समावेश किया जो आपकी चेतना से कहीं नीचे स्तर की है, तो आपकी चेतना ऊपर की ओर तरक्की नहीं कर पाएगी, आपकी आत्मोन्नति नहीं होगी, आपको पीछे की ओर, आपकी यात्रा पीछे की ओर चलने लगेगी। इसलिए आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना। फिर जो बच्चियां हैं वो ये समझें, आजकल धूम्रपान बहुत लड़कियां पी रही हैं, सिगरेट, क्योंकि ये रिजल्ट्स आ रहे हैं कि आजकल लंग कैंसर औरतों में बढ़ रहा है क्योंकि लड़कियां ज्यादा सिगरेट पी रही हैं। पर अगर आपने गर्भ धारण से पहले के 6 महीनों में भी सिगरेट पी तो बांझपन हो सकता है, गर्भ धारण में देरी हो सकती है, अबॉर्शंस हो सकते हैं, मृत बच्चे का जन्म हो सकता है, ग्रोथ बच्चे की रुक जाएगी, या नलियों में, ट्यूब में प्रेगनेंसी आ जाएगी, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। बच्चे का मस्तिष्क में, हृदय में विकार आ जाएगा। ये देखिए, उसका होठ कटा हुआ हो सकता है, उसका तालू कटा हुआ हो सकता है, यानी बहुत सारे विकार हो सकते हैं। तो आपको धूम्रपान से बचना है और आपको बताना भी है। जो छोटी बच्चियां हैं अभी, जो पढ़ रही हैं, कॉलेज जा रही हैं और बाहर पढ़ने जा रही हैं, घर के प्रोटेक्टिव माहौल से वो बड़े शहरों में जा रही हैं, उनको आप ये ज्ञान की बातें बताइए। वो नहीं जानती हैं, वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं कि मॉडर्न संस्कृति के नाम पर ये प्रेशर में आ जाती कि ये सब करना बड़ा आवश्यक है और ये आधुनिक होने की निशानी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको इन सब चीजों से बचना है। और शराब का भी भ्रूण पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान रखिए कि शराब का सेवन गर्भ धारण से पहले ही नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सब चीजें हो सकती हैं जो अवांछनीय है, जैसे कि कम वजन का शिशु, प्री टर्म डिलीवरी, या बच्चे का जो फेस है वो एबनॉर्मल टाइप का हो जाएगा। ये लो IQ बच्चे होते हैं और उनके शरीर में विकृति आ जाती है, इनके अंदर सीखने, समझने, याद करने की, एकाग्रता की क्षमता कम होती है। अब ये देखिए, आपके पास एक छोटी पुस्तक अगर नहीं है तो उसका PDF हम डाल देंगे, प्रज्ञा दीदी याद रखिएगा। एक छोटी पुस्तक है हमारी, आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी भाग 1। इसमें ये साप्ताहिक आहार तालिका दी गई है, आटे की पौष्टिकता बढ़ाने की विधि भी दी गई है, नाश्ता कितने बजे ले, क्या लें, छोटा नाश्ता क्या होता है, अंकुरित बनाने की विधि, ये सब उसके अंदर दी हुई है। और इसमें एक टाइम टेबल दिया हुआ है आपके लिए कि सुबह, मतलब 7 दिन का टाइम टेबल है, बहुत सारी वैरायटी दी हुई है। तो इसको आप अगर अपने रुचि, स्वाद, अपने कल्चर के अनुसार अपना लेंगी तो इससे बहुत सारी गाइडेंस आपको मिल जाएगी कि आपको कैसा आहार लेना। अब ये देखिए, ये मैंने इसलिए आपको दिखा रही हूँ जिससे कि अगर आपने मन किया कि मैं लैया भून के खा लूं, या आपको कुछ खाने का मन कर रहा है शाम को, अभी भोजन तैयार नहीं है, अब आप क्या करेंगी, नहीं तो कुछ आपको घर में नहीं होगा तो कुछ अनहेल्दी खाएंगी, बिस्किट नमकीन खाएंगी। अगर लैया रखी है, पॉपकॉर्न रखी है, सलाद के सामान रखा हुआ है, तो आप हेल्दी खाएंगी। तो पहले आप पूरे सामान की व्यवस्था बनाइए, एक जो शेल्फ है वो अपने लिए डेडिकेट कर लीजिए कि ये मेरी शेल्फ है, इसमें मेरे लिए सब उपयोगी सामान, देखिए तरह तरह के
जो तेल घी उपयोग में आने वाले वो रखे हैं, तरह तरह की लैया रखी है, विभिन्न प्रकार के आटे रखे हैं, बीज रखे हैं, ये आप व्यवस्था पहले से बना के रखिए। ठीक है, देखिए लाई मैंने बताई, को ड्राई फ्रूट्स है, रोस्टेड सीड्स, भुनी मूंगफली, लड्डू, खजूर, गीला नारियल, सूखा नारियल, सत्तू, ये सब आप मंगा के रखिए। और गट ब्रेन कनेक्शन को भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपकी आंतें और आपका मस्तिष्क आपस में कनेक्टेड है। और आपके पेट को क्या चीजें नुकसान करती हैं? अल्कोहल, टोबैको, बहुत सारी एंटीबायोटिक। तो कहीं बाहर का खाना मत खाइए, क्योंकि अगर बाहर का खाना खा लिया, दस्त हो गए, पेट में इंफेक्शन हो गया, तो डॉक्टर को एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। और एंटीबायोटिक जो है वो आपकी गट की हेल्थ को खराब करेगी, और फिर आपको तनाव होएगा। या बहुत देर रात तक आप जगते हैं, नींद पूरी नहीं होती, बहुत तनाव लेते हैं, इस एक्सरसाइज नहीं करते, योगासन प्राणायाम नहीं करते, तो इससे आपके पेट की हेल्थ या कि गट की हेल्थ खराब हो जाएगी, और उससे फिर बच्चे का मस्तिष्क, आपका मस्तिष्क प्रभावित होगा। ये अच्छे से समझ लीजिए। इसीलिए आपको क्या करना है? प्री प्रोबायोटिक्स, ताजे फल सब्जी, दही, केला, ये लेना है, ग्रीन टी लेनी है, आपके सप्लीमेंट्स, फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, ये लेना है, ये खूब सारा फल सब्जी का सेवन करना है, नींद पूरी करनी है, एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, और प्रसन्न रहना, बिल्कुल तनाव में नहीं आना। तनाव से बहुत तरह के नुकसान है। ध्यान रखिएगा कि ऐसा भोजन करेंगे जिसमें पौष्टिक तत्व ज्यादा, उसके मतलब हम जब भोजन सामने आए तो हम देखें कि ये मेरे लिए कितना उपयोगी है। खाने में तो समोसा बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में तो पिज्जा बहुत अच्छा लग रहा है, पर इज इट हेल्दी? विल इट कंट्रीब्यूट टू माई हेल्थ और माई चाइल्ड हेल्थ? क्या इससे मेरे और मेरे शिशु की हेल्थ में इजाफा होएगा? अगर नहीं तो ओके, थोड़ा सा ले लेती हूँ, पर रेगुलरली नहीं, और इसको अवॉइड करेंगे। और खाद्य पदार्थों में विविधता, वैरायटी लें, जिससे सभी प्रकार के पोषक तत्व आपको मिल सके। और कोशिश करिए कि ये पोषक तत्व दवाइयों के माध्यम से ना जाए, कि बहुत 10-12 मेडिसिन लिख दी डॉक्टर ने आपको, तो ये नहीं। आप जो है ताजे फल सब्जी, अनाज, ये सब ले लीजिए, जिससे प्राकृतिक घटक के अधिकता वाले भोजन लाइट चला देना जरा। और ये देखिए, जिससे कि बहुत सारी मेडिसिन ना लेनी पड़े, और ये आपको बहुत सारा जंक फूड वगैरह नहीं लेना है। और यहाँ पे आपको ये जो इस पे लिखा है संतुलित आहार के माध्यम से, समझ लिया होगा आपने। तो फिर यहाँ पर हम सब मिलकर के संकल्प लेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप अपने संयम के द्वारा आप अपने आरोग्य की रक्षा कर सकें। तो आप इसको मनी मन दोहराइए, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। फिर से बोल रहे हैं हम, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। संतुलित के साथ साथ सात्विक संस्कारित आहार लेंगे। दूसरा है, इससे क्या होगा? एक महान आत्मा की माता बनने का गौरव मैं प्राप्त करूंगी। आप बोलिए अपने से, जब मेरे बच्चे का व्यक्तित्व का विकास इतना सुंदर होगा कि वो महामानव बनेगा, ऋषि सत्ता जैसा बनेगा, देवता जैसा, देवतुल्य होगा, देवी देवता मेरे घर में आएंगे, तो उसका गौरव किसको प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा। तो आप दोहराइए, एक महान आत्मा की माता बनने का गौरव मैं प्राप्त करूंगी। और हम अपने व शिशु के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य को का पूरा ध्यान रखेंगे, आहार के द्वारा, दिनचर्या के द्वारा, योगासन करके, प्राणायाम करके, उससे संवाद करके, उसको अच्छा संगीत सुना करके, ये सारी चीजें हम अपनाएंगे। और इससे बच्चे के समग्र स्वास्थ्य का हम ध्यान रखेंगे। और इससे क्या होगा? हमारी संतान न केवल परिवार की, बल्कि साथ में समाज की, देश और संपूर्ण सृष्टि के प्रति उदारता, संवेदना, सेवा भाव से युक्त पैदा होगी, जो साहसी होगी, पुरुषार्थी होगी, जो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करेगी। ऐसी संतान की हम माता बनेंगे, और ये अवश्य होगा।
ये आप संकल्प लेंगी तो ये अवश्य होगा, ये मान लीजिए ऐसे बच्चे हो रहे हैं। और इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कर लो। देखो आगे क्या होगा ना, कंपटीशन दूसरी तरह का होने वाला है। अभी कंपटीशन होता है, आईआईटी का रिजल्ट आ गया, किसके बच्चे का सिलेक्शन हो गया, नीट का रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट किसका बच्चा सेलेक्ट हो गया। ये 10 साल में सब बदलने वाला है। आगे कंपटीशन होगा, किसका बच्चा कितना ईमानदार है, किसका बच्चा कितना सेवा भावी है, किसका बच्चा कितना श्रमशील है, इसका कंपटीशन होगा आगे की दुनिया में। तो उसकी तैयारी आज आपको करनी पड़ेगी। आज अगर आप इनको नहीं अपनाओगे, और सुना मान लो आपने, अरे ये गर्भ संस्कार क्लासेस थी मैंने मिस कर दी, बाद में जब ऐसे बच्चे आप देखोगे तो आपको बहुत दुख होगा कि अरे ये तो मुझे बताया गया था, मैंने किया क्यों नहीं, मैं भी अपने बच्चे को ये दे सकती थी, सब कुछ दे सकती थी। तो प्लीज डोंट मिस द बस, द टाइम इज नाउ। ये 9 महीने वापस नहीं आएंगे, ये अभी का समय है। इसलिए बिल्कुल कमर कस के, जैसे योद्धा तैयार होता है ना युद्ध भूमि में जाने के लिए, तो आप इस युद्ध को, युद्ध नहीं मतलब आपका मोर्चा है एक, ये एक आप तरह का मतलब कि ये एक चैलेंज है आपके लिए कि यस, जैसा मैं चाहूंगी मैं अपने बच्चे को वैसा बना सकती हूँ। उसको मैं ढीला ढाला सुकुमार नहीं बनाऊंगी, वो हर स्थिति का मजबूती से सामना कर सके, छोटी छोटी चीज में बीमार ना पड़ जाए, है ना, मजबूत शरीर हो, मजबूत मन हो, और बहुत कोमल अंतःकरण हो। ऐसा बच्चा हम सबको चाहिए, वही राष्ट्र का, समाज का निर्माण करेगा। और हमको लग रहा है कि जिस तरह से आप अपने मन से जुड़ रही हैं इन क्लासेस में, अलर्ट होकर सुन रही हैं, तो आप अवश्य इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगी, है ना।